देखिए, चूँकि पुलिस पाठशाला नाम है हाँ। तो पुलिस अंकल ही पढ़ाते हैं और हमारे लड़की आके बोले आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। तो डॉटर तो पहले तो लोग खा जाते थे, सेक्स वर्कर दिमाग में है ना। अब ये बच्चे किस नाम से जाने जाते हैं? पुलिस पाठशाला के नाम से। इनका एक पहचान है, वो क्या है? पुलिस पाठशाला। और पूरा भारत जानता है आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मैं भी एक देह व्यापार करने वाली की बेटी हूँ और मेरा भी परवरिश इसी इलाके में हुआ। कह सकते हैं कि अब ये नहीं कह सकते आप कि ये रेड लाइट एरिया के बच्चे। हाँ। तो ये भी हम लोगों ने ये जो एक टैग था वो खत तो उसके पास खड़ा होंगे तो हमको भी लोग धंधे वाली के बच्चे समझेंगे हैं वो। लेकिन तो ये तो उनको क्या धंधे में परेशानी होती है? अरे यार, आप पूछ बेटी से रहे हो बाप की परेशानी। अब कहीं भी हाँ। पुलिस आपको ऐसे तो खोजती नहीं। तो मेरे इलाके में थोड़ा हड़कंप मच गया कि भैया पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, भागी है। तो सही बात है, सबको अटपटा लगेगा क्योंकि जिस सेक्स वर्कर के बारे में दुनिया बात करने से थर्राती है, उस सेक्स वर्कर की बेटी आके जो इस इलाके के बच्चों को एक क्राइम की दुनिया से जोड़ के देखा जाता है। अरे इनके बच्चे तो यही बनेंगे, इनके पास तो कोई काम नहीं है, चोर बनेंगे या धंधा करेंगे, यही बनेंगे। गलती इतना है कि मैं यहाँ पैदा हो गई। अगर मैं कहीं और पैदा होती तो मैं भी। बिहार के चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर में हूँ और पीछे जरा तस्वीर दिखाइए पुलिस पाठशाला। ये अनोखा प्रयास। और आपको बता दूँ यहाँ पे उनको समाज में भी बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, यानी रेड लाइट, जिनके बच्चों को लोग ये सोचते हैं कि ये क्या करेंगे या फिर इनको जगह नहीं दी जाती है, वैसी जगह प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है, नरसिम्हा जी, जो इनके पंखों में उड़ान भरने का प्रयास कर रही है और इन बच्चों को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है जो बच्चे वो सपना देख रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे, इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है नरसिम्हा जी। जी नमस्ते। कैसे ये शुरुआत हो गई? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा एक अपना खुद का परिचय है और पूरा भारत जानता है आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मैं भी एक देह व्यापार करने वाली की बेटी हूँ और मेरा भी परवरिश इसी इलाके में हुआ है। अच्छा। लेकिन वो एक सवाल था ना कि अब बहुत लोग हैं कि इस परिस्थिति में अपने आप को छुपा के ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे इलाके में। छुपा के मतलब कि हम आइडेंटिफिकेशन नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया। हाँ। यहाँ बोल रहे हैं तो आसपास लोग आपको चौक चौक के देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें लोग करते हैं। मतलब रेड लाइट एरिया में आना सबको अच्छा लगता है, नाम बोलना या उसके बारे में बात करना लोग अपमानजनक मानते हैं। तो इस इलाके के जो बच्चे हैं उनके साथ विडम्बना ये है कि उनको अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। वो अगर भले कुछ ना करें, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मैं यहाँ पैदा हो गई तो कोई गलती नहीं है। क्या मुझे ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या है, नहीं है। आप चूँकि इस इलाके में पैदा हुए हैं तो आप वो ज़िंदगी सर्वाइव नहीं करेंगे जो अदर बच्चे करते हैं। तो ये चुनौती थी और इस चुनौती को ध्यान में रख के मुझे लगा कि भाग भाग के ज़िंदगी या छुप छुप के ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि खुल के जिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? यही कहोगे ना कि ये देखो बोलती है। तो सही बात है, सबको अटपटा लगेगा क्योंकि जिस सेक्स वर्कर के बारे में दुनिया बात करने से थर्राती है, उस सेक्स वर्कर की बेटी आके मंच पे बात करे, ये किसी को गवारा कैसे होगा? तो वो मुझे अब मैटर नहीं करता और इसी नाम से लोग मुझे दुनिया जानती है। और इसी से ये शुरुआत हुई क्योंकि मैं जो ज़िंदगी जी, जो बचपन मैंने डर के गुजारा है, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे समाज के आने वाली पीढ़ी बच्चे जो भी हैं उनको वो जीना पड़े। तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ, किस तरह से कर सकती हूँ, वो लगातार कोशिश में लगी। मैम, ये बदलाव आपने ये कैसे सोचा कि मतलब ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए? जो वहाँ पे रेड लाइट पे जो बच्चे हैं, जो सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, क्योंकि समाज अलग नज़रिए से देखता है, तो कैसे सोच लिया आपने? देखिए, समाज, मैंने जब चीज़ों को समझा और जब बात करना शुरू किया तो मुझे दो बात समझ में आई कि पहले मुझे लगता था कि मैं ही डर रही हूँ, तो मुझे ही डर लग रहा है कि मैं अगर बोलूँगी तो सामने वाला पता नहीं मुझे क्या किस नज़र से देखेगा। लेकिन जब मैं समाज में बोलना शुरू की तो मुझे समझ में आया कि जितना मैं डरी हुई उतना समाज भी डरा हुआ है। क्योंकि समाज में लोगों को लगता है यार अगर हम इस इलाके में गए, यहाँ के बच्चों के साथ कुछ किए तो हम बदनाम हो जाएंगे। तो ये जो डर था, तो वो बात है ना कि अपने बिहार में बोलते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटा तो बांधना पड़ेगा ना। तो मुझे लगा कि चलो अब ये जो बीच में गैप है, वो क्या गैप है? आइडेंटिटी क्राइसिस है। मतलब पहचान की जो तंगी है, हम पहचान नहीं बता सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं मगर अपनी असली पहचान को छुपा लेते हैं।
क्यों? इसके लिए क्योंकि हम कुंठित हैं, हमको लगता है यार हम बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, अलग करके देखते हैं यार। ऐसे ही लोग गाली बकते हैं इस समाज के लोगों को, ऐसे ही बच्चों को नाजायज़ बोल के चिढ़ाया जाता है या गंदी बस्ती बोल के चिढ़ाया जाता है, तो बोल के देखते हैं। छुपा के करने पे भी सुनते हैं तो बोल के देखते हैं। तो ये लगा कि बोलने से जो बदलाव होगा वो होगा। तो उस समय बदलाव तो समझ में आता नहीं था कि वाकई में कुछ हो जाएगा क्या। तो घर में लोग डांटते थे कि तुम्हें क्यों पड़ी हुई ये सब बोलने की, और तुम्हारा लाइफ नहीं है क्या? मैंने कहा लाइफ तो है, मगर मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जो डर के साए में जिया जाए, जो छुपा के ज़िंदगी जिया जाए। और फिर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा गलती इतना है कि मैं यहाँ पैदा हो गई। अगर मैं कहीं और पैदा होती तो मैं भी बड़े घर में पैदा होती या दूसरे समाज में होती तो वो मुझे बेटी की तरह देखते, ट्रीट करते। तो वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? तो वो नहीं कर रहे तो करा लेंगे। तो लगा कि ज़्यादा क्या होगा, गाली ही सुनूंगी ना। सुनते हैं यार, ऐसे ही दुनिया में लोग एक दूसरे को बिना मतलब का गाली देते हैं। मैं तो अपना नाम बता रही हूँ आपको और बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ। तो शुरू किया बोलना, शुरू किया तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बहुत लोगों की सोच बड़ी अटपटी थी, बहुत लोग आड़े तिरछे नज़र से देखते, और वो भी लड़की। अब कोई लड़की आके बोले आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो डॉटर तो पहले तो लोग खा जाते थे, सेक्स वर्कर दिमाग में है ना, तो उनके दिमाग में आता ही नहीं था। तो ये जो नहीं आने वाला जो पार्ट था, ये मेरे लिए ट्रिगर था। और मैं हमेशा बोलती थी कि देखिए आप जो अभी कितने सारे पत्रकार को मैं बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ जब भी बात करते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो बेटी है। तो अब बहुत सारे लोग आते हैं सेक्स वर्कर डॉटर की बेटी, चलो उससे सवाल पूछे, उटपटांग सवाल पूछ देते हैं। अच्छा बताइए तो उनको क्या धंधे में परेशानी होती है? अरे यार आप पूछ बेटी से रहे हो, बाप की परेशानी आपको पूछना किससे है? बाप से ना, कि आपकी कमाई में क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आप बेटी से पूछ लो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो गलत है, वो डिपेंड करता है आप। तो अब क्या है कि मैं तो बोल रही हूँ तो मैं तो आपको जवाब दे सकती हूँ ना। तो बहुत सारे लोगों की जो मानसिकता है वो खुल के सामने आती है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, वो भी उसी समाज में पले बड़े हैं जहाँ हम पले बड़े हैं। उनको भी यही सिखाया गया है कि ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, इनके बारे में बात नहीं किया जाता, इनको बात करो तो तुच्छ समझो। तो ये सब जो मानसिकता है, मेरी लड़ाई एक्चुअल में उससे उसे लड़ती गई हूँ, आगे बढ़ती गई। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो मेरी तरह सोचते हैं, जिनको लगता है कि नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो जो बदलाव की गणित रचते हैं वो आते गए और ये मुहिम यहाँ तक पहुँच गया, कारवां चलता गया। अरे मैम, ये जो बच्चों के पढ़ाने की शुरुआत है ये कब से हुई और क्या सोच के हुई? देखिए बच्चों की पढ़ाने की शुरुआत तो हम लोग काफ़ी समय से कर ही रहे थे, लेकिन हमारे साथ जो चैलेंज था स्पेस का, मतलब जगह। तो ये चूँकि ये इलाका पूरा जहाँ भी रेड लिट एरिया है वो संकीर्ण टाइप का एरिया होता है, कोई ओपन पैलेस नहीं होता। जब ओपन पैलेस नहीं है तो आपके पास अवेलेबल नहीं है ऐसा मंच कि जहाँ बैठ के पढ़ सके। तो हमारे इलाके का ये पुलिस चौकी उस समय बंद हुआ करता था। हम लोग काफ़ी समय से ये प्रयास में थे कि स्पेस अगर हमें मिलता है तो हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो लगा कि यार ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पुलिस का काम है, पुलिस हमें कितना इस बात को समझेगी। और हमारे लिए ये भी था कि जो इस इलाके के बच्चों को एक क्राइम की दुनिया से जोड़ के देखा जाता है, अरे इनके बच्चे तो यही बनेंगे, इनके पास तो कोई काम नहीं है, चोर बनेंगे या धंधा करेंगे, यही बनेंगे। तो जो एक सोच था वही सोच प्रभावशाली काम कर रहा था, अभी भी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से मैंने ख़त्म कर दिया। तो उसके लिए उस सोच को चैलेंज करने के लिए स्पेस चाहिए। तो उस वक्त ये स्पेस को लेकर हम लोग बहुत चिंतित थे, कोशिश चल ही रही थी हमारी। उसी बीच हमारे शहर में अवधेश दीक्षित एएसपी के रूप में आए, और जब वो आए तो वो उनको मेरे बारे में पता चला तो वो मुझसे मिलने आए, बाकायदा मेरे घर आए। और जनरली इस इलाके में पुलिस किसी को खोजता है तो एक ही पर्पस होता है कि अरेस्टिंग। यहाँ क्या, कहीं भी पुलिस आपको ऐसे तो खोजती नहीं। तो मेरे इलाके में थोड़ा हड़कंप मच गया कि भैया पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, भागो भागो। लेकिन वो आए, हमसे बात किए। जब हमसे बात की और उनको पता चला कि हम ये काम करते तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला मैं क्या मदद कर सकता हूँ। हम बोले आप स्पेस दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए आके, आपके हिसाब से अगर चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं। तो बस उसके बाद आके चीज़ों को देखा तो उस समय ये जगह पे हम बैठे हैं, ये जगह ऐसा नहीं था, गड्ढा था, टूटा फाटा था। ये सब लोगों के जन सहयोग से, मतलब वो तो आए ही आए और उन्होंने जगह दिया ही, साथ में शहर में उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग
उस सीमा को तोड़ के हमारे साथ आए। जैसे सोनारपट्टी संघ के लोग आए, उन्होंने सेट बनवाया, नगर निगम के लोग आए, ये पूरा बनवाया। कुछ लोग पठन पाठन के सामग्री दे के गए, कुछ लोगों ने बच्चों का बैग दिया, कुछ गर्म कपड़े दिए। ऐसे करते करते यूनिफॉर्म बच्चों को दिया। ऐसे करते करते हम लोगों ने, जो मेरे ड्रॉप आउट 15 बच्चे थे, उनको लेके यहाँ बैठे, उनका स्कूल में एडमिशन हुआ 25 बच्चों का, और अब हमारे पास 100 अब बच्चे हैं। 100। और ये बच्चे 4 बजे सुबह जाते हैं, 9 बजे से 3 साढ़े 3 बजे वापस आते हैं स्कूल से। सरकारी स्कूल में सबका एडमिशन है। 50-60 बच्चे हमारे एक स्कूल में जाते हैं, बाकी अलग अलग अपना जिनका पैसा है वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। और इस इलाके में अब इस पाठशाला में सिर्फ सेक्स वर्कर के बच्चे नहीं हैं। हाँ। मज़े की ये बात है कि जो मुझे सुनना पड़ता था कि दूसरे कम्युनिटी के बच्चे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, अब इन बच्चों के साथ आसपास के और बच्चे पेरेंट्स आके बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ के जाते हैं। तो मतलब अलग जो मतलब ऐसे घर से बच्चे हैं वो लोग भी आते हैं। आप वो कह सकते हैं कि अब ये नहीं कह सकते आप कि ये रेड लाइट एरिया के बच्चे। हाँ। तो ये भी हम लोगों ने ये जो एक टैग था वो ख़त्म कर दिया। पत्रकार हो, इनको पुलिस पाठशाला के नाम से ही रिकॉग्नाइज करती है। और ये ग्रुप को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये शुरू तो हुआ, क्योंकि एक सोच काम करती है कि एक IPS आए और उन्होंने मदद की और शुरू हो गया, अब वो चले जाएंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो जो पहले जो जिन्होंने किया वो एक ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के लोग थे सारे के सारे, और कर किसके लिए रहते हैं? हमारे लिए। अभी क्या है कि अभी जो भी अधिकारी आके यहाँ मदद किए हैं, और उनको मैं दिल से शुक्रगुजार करती हूँ अवधेश दीक्षित जी को, उन्होंने जो मेरी इस चैलेंज को समझा और वो जो हमें ये स्पेस दिए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन को मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सब मदद कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस मिला और अब ये जो एक काम हुआ, ये पूरे भारत के लिए आज एक मॉडल है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कहते हो कि धंधा गंदा है, आप कहते हो कि इसको बदलना चाहिए, तो आपको किसी को परेशान करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके जेब में उनको देने के लिए कुछ नहीं है। जब आपको देने के लिए कुछ नहीं है तो आप जुबान मत खोलिए। लेकिन फिर भी बहुत लोग आ जाते हैं ना कि नहीं, हम तो ये बंद कर देंगे, हम समाज सुधारक हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर बदलना है तो बच्चों के भविष्य को बदल दो। हाँ। आप दे दो ना उनको इल्म, आप दे दो उनको रास्ता, बता दो, स्कूल बता दो, मेहनत करो उसके पीछे। यहाँ से अगर आज 5 बच्चे भी अलग अलग सेक्टर में चले गए भविष्य में, तो आप सोचिए कि हमने क्या बदल दिया। बड़ा बदलाव है। क्या बदल दिया, जो कि आज भारत में मैं खुले रूप में चैलेंज कर रही हूँ पूरे भारत में लोगों को कि अगर आपने अरबों रुपए खर्च करके इस इलाके में रिहैबिलिटेशन और तमाम तरह की जो बातें हैं कि मैं इस इलाके के रेड लाइट एरिया की महिलाओं का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, मैं उनको चैलेंज कर रही हूँ कि आप एक भी नसीमा मेरे बगल में बिठा दो जो आपके प्रोजेक्ट से निकल के आई हो और मेरी तरह बेबाक बात कर रही हो। नहीं है तो फिर डंडे के जोर पे या लालच के देकर आप चीज़ों को बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप जो ज़रूरत है वो दीजिए, शिक्षा से जोड़ दीजिए, देखिए सब ताला खुल जाएगा, सब जो अंधेरा है वो छट जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं वो रास्ता देंगे तो कोई भी रोशनी शिक्षा का नहीं आएगा, और शिक्षा का नहीं आएगा तो अब हाँकिए ना, जितना दिन ज़िंदगी भर डंडा हाँकना हाँकिए। मैम एक मेरा थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है कि जब आप इन बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं या फिर गाइड कर रही हैं, क्या लगता है कि मतलब जो वहाँ से बच्चे आते हैं रेड लाइट एरिया से, तो उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं टर्न पॉइंट पे तो आएगा ही आएगा। एक बच्चा पढ़ रहा है तो फिर वो शिक्षित होगा, तो जो और भी वो बच्चा अगर वहाँ जाता तो उसकी कहीं ना कहीं ज़िंदगी बदल गई। मैम हाँ, ये बात सही है, लेकिन चैलेंज ये है कि हमारे लिए इस पूरे व्यवस्था को बनाए रखना। और मैं जब भी बात करती हूँ तो सबको कहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे अभी तक मदद किया है, सपोर्ट किया, उनको मैं कहती हूँ कि आप इसको बरकरार रखने में मेरी मदद करिए। क्योंकि मान लीजिए कि एक नसीमा की आवाज़ है ये, हाँ। लेकिन ज़रूरत तो सबको है ना। बिल्कुल है ना। और बहुत लोग मंदिर मस्जिद कहाँ कितना कितना दान कर देते हैं यार। और आप 5 बच्चों का भविष्य यहाँ बनाने में अगर मदद करते हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा विकास है। और हम किसी से नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे आके पैसा दो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, आप बस सपोर्ट करो ना। आप यहाँ ज्ञान दान करो, आओ पूछो आके नसीमा जी कैसा चल रहा है, इतना ही काफ़ी है कि हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो क्या है कि एक स्वतः जो एक्टिविटी यहाँ शुरू हुई है, जिस बच्चों के बारे में अब तक लोग कहा गया, और जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पुलिस का जो एक छवि है हमारे इलाके में, वो हमेशा
तलवार के धार पे रही है, हाँ। क्योंकि हम पुलिस को कभी अपने फेवर में नहीं देखे। उन्होंने हमेशा हमें डंडा और यही किया, तो मैं भी बचपन से बहुत भागती थी। लेकिन आज वो पुलिस वाले पुलिस अंकल है। आज आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए जहाँ रेड लाइट एरिया, वहाँ आप पुलिस वाले से पूछिए कि आपके बगल में जो रेड लाइट एरिया वहाँ कितने बच्चे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आप मुजफ्फरपुर में जहाँ बैठे हैं वहाँ देखिए चौकी है, और आपको भी बच्चे आते दिखे हैं। हाँ। सबको पता है ये बच्चे यहाँ आस-पास रहते हैं। अब ये बच्चे हैं, तो मैं सबको कहती हूँ जो लोकल लोग हैं कि अगर हमारे इन बच्चों को कोई भी आँख उठा के देख लेगा ना, उसकी आँख नोच के फेंक देंगे। क्योंकि ये बच्चे निस्वार्थ भावना से आ रहे हैं। हम किसी को जबरन बुलाने नहीं गए, किसी को नहीं। अभी आपने देखा ना, वो पेरेंट्स आके बात कर रहे थे। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है, शिकायत तो अगर हम पाठशाला से उनको 2 दिन के लिए सस्पेंड करते हैं, मतलब निकालते भी हैं, तो उनके पेरेंट्स आके फिर वापस रखते हैं। और ये जो एक नाम का एक था ना टैबू, अरे यार वहाँ जाएंगे, पहले जैसे मेरे साथ हमेशा हुआ कि लोग बोलते अरे वो तो बोलती है कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो उसके पास खड़ा होंगे तो हमको भी लोग धंधे वाली के बच्चे समझेंगे। हैं वो, लेकिन वो एक पहचान ना आ जाए इसके डर से, अब वो टैबू ख़त्म हो गया। हाँ। अब मैं बोलती हूँ कि सबको धंधे वाली के बच्चे बनने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस जो माएँ हैं उनको आराम से बोल दो, किसकी बेटी को, आपकी बेटी कौन है, नसीमा, बात ख़त्म। आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो एक डर, देखो बहुत आसान नहीं है ये शब्द बोल देना। मैंने तो एक ज़िद बना लिया, और एक बच्चा जीत करके जब आगे बढ़ता है तो उसकी वो हो जाती है ना कि अब तो करना है। तो समझो मैं बहुत छोटे से इस लड़ाई को लड़ रही हूँ, तो आज मैं यहाँ पहुँच रही हूँ। इतने कम उम्र में यहाँ तक ये ट्रिगर कर दिया मैंने, जो कि इम्पॉसिबल है ना। आज मैं जो अभी की बात बता रही हूँ कि आने वाले इस महीने के लास्ट तक मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहली बार किसी मंत्रालय ने सेक्स वर्कर के बच्चों के राइट्स पे बात करने की बात की है। कहीं ना कहीं आपका प्रयास रहा। फर्स्ट टाइम बच्चों की राइट्स पे बात हमेशा होती है, लेकिन सेक्स वर्कर के बच्चों पे राइट्स की बात करने के लिए फ़र्स्ट टाइम किसी मंत्रालय ने मुझे बुलाया है। और ये मेरे लिए, पूरे मेरे सोसाइटी के लिए, जहाँ भी ये इलाका है उनके बच्चे हैं जो आज इस सुविधा से वंचित हैं, वो भी भाग रहे होंगे। क्योंकि चुनौती क्या होती है कि मान लीजिए मैं 8th क्लास में पढ़ रही हूँ और मेरी मम्मी नानी इस प्रोफेशन में है, और मैं स्कूल जाती हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला 18 तारीख को एग्ज़ाम आने वाला, इस बीच पुलिस रेड कर दी, तो क्या होगा, हमको भागना पड़ेगा। अब भागने का मतलब ये है कि मेरी पढ़ाई ख़त्म, 1 साल की मेहनत पानी में। ये सच्चाई कोई नहीं जानता। लोग क्या जानते हैं, ये गंदा काम करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आपने उस रेड की वजह से या उस पब्लिक मूवमेंट की वजह से आपने 50 बच्चों का एजुकेशन छीन लिया, और उसकी वकालत करने फिर कोई नहीं आता। फिर लोग ये करने आते हैं कि हमने ये काम अच्छा किया, हमने धंधा बंद कर दिया, देखिए हमने समाज सुधार दिया। अरे क्या सुधारा आपने? एक्चुअल में तो आपने ढक दिया, आपने चीज़ों को ढका है, आपने कुछ सुधारा नहीं है। सुधारने का अगर शब्द कहें और अब बदलने की बात करें तो आपके पीछे चल रहा है ये पाठशाला, ये एक्चुअल बदलाव है। अब मैं रहूं या ना रहूं, ये पुलिस चौकी तो रहेगी ना, ये इलाका भी रहेगा। ये क्योंकि मेरे आने के, पैदा होने के बाद ये इलाका नहीं बना, कितने वर्षों कितने ज़मानों से है नहीं मालूम मुझे, इनका एक अपना इतिहास है। ये तो रहेंगे ही, तो महिलाएं हैं, प्रोफेशन करेगी तो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे आते रहेंगे। तो अगर आप ऐसा मैकेनिज़्म नहीं देते दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग, जहाँ की बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता रहे, तो देखिए ना अपने आप, जब आज एक नसीमा डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर बोल के मंत्रालय में जाके एडवाइजरी बन सकती है, तो आप सोचिए कि इस इलाके के बच्चे कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। बस क्या करना है कि वो जो पहचान का एक जो टैबू है ना, उसको ख़त्म करना है, वो लाइन ख़त्म करना है। आप किसके बेटे, मैं किसकी बेटी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम इसी समाज में पैदा हुए हैं, तो आप भी वही एजुकेशन पाएंगे जो मैं पाऊँगी। तो हमारे लिए वहाँ पे कोई भेदभाव, नीचा ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो बस यही एक पहल है मेरी, और इसी में लगी हुई। चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो समाज सुधार के ठेकेदार हैं, जिनको मेरा काम नहीं पसंद आता है, वो यही चाहते हैं कि किसी तरह ये डिस्ट्रॉय हो जाए। ये चुनौती मेरे पास बनी हुई है, लेकिन हाँ अब मन बना लिया है तो फिर वो कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगी। आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी किस तरीके से जो यहाँ पे पुलिस पाठशाला है वो चल रही है, पीछे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये पुलिस चौकी है। बाकी आपको एक चीज़ बता दूँ, आप हमेशा देखते हैं मैं बोलता बहुत हूँ,
किसी चीज़ को लेकर कोसने का काम बहुत करता हूँ, चाहे वो सरकार हो चाहे वो लोग हों, डायरेक्ट सवाल होता है। लेकिन मैं किसको कहूँ, जो सारी चीज़ें नरसिम्हा जी ने बता ही दी हैं, तो समाज के लोग किस तरीके से सोचते हैं। मैं हमेशा से एक शब्द बोलता हूँ, नज़रिया बदलिए, सोच बदलिए, तभी समाज बदलेगा। क्यों उन बच्चों को हक नहीं है? क्या वो सेक्स वर्कर के घर पैदा हो गए तो क्या उनको शिक्षा का हक नहीं है? हमारी ही सरकार कहती है ना, हमारे ही समाज के लोग कहते हैं शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, तो उन बच्चों को क्यों नहीं दिया जाए? साहब, आप लोग लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी से घूमते हैं, अधिकारी बनते हैं या फिर बहुत ऊंचे तबके तक जाते हैं, क्या एक छोटा सा प्रयास इन बच्चों के लिए नहीं किया जा सकता? जो एक गर्व से बता रही हैं कि मैं यहाँ से आती हूँ और मैं बच्चों के लिए प्रयास कर रही हूँ। सोचिए इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी होगी। ऐसे ही समाज नहीं बदलेगा। जब तक इन तरीके के लोग समाज में नहीं आएंगे तब तक समाज नहीं बदला जाएगा। मैम, यहाँ पे बच्चों को किन के द्वारा पढ़ाया जाता है? देखिए, चूँकि पुलिस पाठशाला नाम है, हाँ। तो पुलिस अंकल ही पढ़ाते हैं। और हमारे एरिया में एक लड़का है, वो बीए कर रहा है अभी, उसको भी पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं और वो पूरा टाइम देता है वो अच्छा। और साथ में हमारे जो यहाँ पे नाका पे इंचार्ज हैं और जो लोग हैं वो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। और कुछ जो हमारे आईपीएस हैं वो जब आते हैं तो वो भी बच्चों को समय देते हैं। प्लस समाज के 2-3 ऐसे लोग हैं जो टीचर हैं और वो सप्ताह में 1 दिन, तो हम इनवाइट करते हैं कि आप रोज़ ना आएँ, आप सप्ताह में 1 दिन हमें दें, हमारा 1 महीने का लिस्ट बन जाएगा। तो टीचर हमें नहीं खरीदना है, टीचर को कोई तनख्वाह नहीं देना है, हम शिक्षा दान मांग रहे हैं आपसे। आइए, अपना समय खुद तय करिए। 4 से 6, साढ़े 6 बजे तक हमारे क्लासेस चलते हैं। आप इस पीरियड में 1 घंटे का क्लास आप तय करिए। आपको विज्ञान पढ़ाना है, आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है या जैविक विज्ञान पढ़ाना है या इंग्लिश पढ़ाना है या हिंदी पढ़ाना है, आप बताइए। क्योंकि अब हमारे बच्चे के पास पहले सिलेबस नहीं था, लेकिन अब जब से स्कूल जाने लगे हैं तो उनके पास सिलेबस है। इसके अलावा अल्टरनेटिव एजुकेशन पे भी हम लोग बात करते हैं, जैसे नाटक है, स्पोर्ट्स है, कि ये सब चीज़ें भी आप बच्चे जाने। अब न्यूज़पेपर रीडिंग है, हाँ। तो पत्रकार लोग भी आके उनको एजुकेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं और मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना क्या बोले कीमती समय में से निकाल के और वो एक दिन आते हैं और ज्ञान दान करके जाते हैं। तो उनका रूटीन बना हुआ है और वो रूटीन के तहत आते हैं। बहुत लोग एजुकेशन मटेरियल दान देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं नसीमा जी कोई ज़रूरत है तो बताइए। मतलब हमें शुरू में लगा कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोग आते हैं और मदद करते हैं। चलिए, ज्ञान जो होता है, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। आदमी कोई दान करे ना करे, लेकिन ज्ञान दान बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि समाज में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि उस लायक हैं, जो इन बच्चों को मदद कर सकते हैं और उन ऊंचाई तक बच्चों को पहुंचा सकते हैं, जो ये बच्चे अपने आँखों में सपना लेके आए हैं और जिनकी पंखों में ये उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं, उन बच्चों को कृपया करके थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए। वो बच्चे अपने आप आसमान में चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन नरसिम्हा जी का प्रयास कैसा लगा और नरसिम्हा जी जिस तरीके से काम कर रही हैं वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।